हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। और लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12 बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम से जो चैप्टर कर रहे थे हम वित्तीय बाजार, जिसमें हमने मुद्रा बाजार का टॉपिक रह गया था, वो हमने कवर नहीं किया था। हमने पूंजी बाजार को कवर किया था और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मुद्रा बाजार को प्लस सेबी के जो कार्य हैं वो चीज। सेबी टॉपिक में और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चे, जो इम्पोर्टेंट है वो है सेबी के कार्य। ठीक है, उसके बाद इसकी इस वीडियो के नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के। और जैसे ही ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर हम करेंगे बेटा केस स्टडी और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। और आई होप आपने से पहले की वीडियो देखी हो इस चैप्टर की, और ये दूसरी वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बेटा बात करते हैं मुद्रा बाजार की। अब मुद्रा बाजार का मतलब क्या होता है? इसका अभिप्राय ऐसे बाजार से है जिसमें अल्पकालीन, क्या लिखा बेटा, अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। अल्पकालीन का मतलब होता है कम समय के लिए, या जिनकी अवधि होती है 1 साल तक। ठीक है, मतलब अप टू 12 मंथ। तो जिनका भुगतान आपको 12 महीने के अंदर अंदर करना होता है उसको हम बोलते हैं बेटा अल्पकालीन। ठीक है, तो ऐसे अपोजिट एकदम था बेटा पूंजी बाजार, जिसमें दीर्घकालीन के लिए जो प्रतिभूतियां थी उनका व्यवहार होता था। बट यहाँ पे जो लेन देन है प्रतिभूतियों का वो होता है कम समय के लिए, 1 साल तक के लिए। अब यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग सिस्टम सबसे ज्यादा मजबूत है जो मुद्रा बाजार में काम करते हैं। हर्षद मेहता का आप स्कैम वाला जो वेब सीरीज है वो आप देख लेना, तो उसमें वो मनी मार्केट में आता है। पहले वो स्टॉक मार्केट में हुआ करता था और मनी मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में। अब अगर हम बात करते हैं कि मुद्रा बाजार में देखो, मुद्रा बाजार के अंदर एक चीज है, वो ये है कि मुद्रा बाजार को नियर मनी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो भुगतान की जो अवधि होती है वो बहुत कम होती है, इस वजह से। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर बेटा इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, सिक्योरिटीज कौन कौन सी हैं, तो बेटा कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, इन सभी का लेन देन होता है। ठीक है, हम विशेषताओं की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन फर्स्ट पॉइंट मुझे अच्छा लगता है तो मैंने कहा कि चलो आपको बता देता हूँ। अत्यधिक तरलता बेटा, इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इनमें से किसी की भी बात करूं तो वो 1 साल के अंदर अंदर जो भी कमर्शियल पेपर है या आपका कमर्शियल बिल है, वटएवर कोई भी चीज है, वो आपका 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से इसको बोला गया है मोर लिक्विडिटी। ठीक, जैसे बैंक को अगर पैसा चाहिए कुछ टाइम के लिए दूसरे बैंक से, तो वो दूसरे बैंक को एक बिल बना के दे देगा कि भैया ये पैसा हमें दे दो। ठीक है, हम आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये पैसा दे देंगे। ये अमाउंट आपका 100 करोड़ 200 करोड़ 400 500 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि अब वो इतना हैवी अमाउंट 2-4 महीनों में ही कन्वर्ट हो जाता है, 6 महीनों में ही कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा तरलता आपको दे रहा है, कितनी ज्यादा आपको लिक्विडिटी दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा मुद्रा बाजार प्रपत्र, जो इंस्ट्रूमेंट हमने जो बात करी है जैसे ट्रेजरी बिल की, तो ट्रेजरी बिल बेटा होता क्या है, मैंने कुछ अंडरलाइन किया है। जैसे कि ट्रेजरी बिल केंद्र सरकार अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं अथवा जनता को जारी करता है। तो ट्रेजरी बिल बेटा कौन इशू कर रहा है? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने अल्पकालीन, अपने कम समय के लिए जो उनको वित्त की आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए या तो वित्तीय संस्थाओं को जारी करेगा या तो वो जनता को जारी करेगा। इसकी अवधि बेटा क्या होती है? इसकी अवधि मैं एक बार बता देता हूँ, 14 दिन, 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन की होती है। मैंने कहा ना 1 साल के अंदर अंदर बेटा ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, अब बात आ जाती है ये इश्यू कौन करता है? केंद्र सरकार इश्यू करवाती है, बट करता कौन है? रिजर्व बैंक। सरकार की ओर से ये रिजर्व बैंक है जो इसको इश्यू करता है। क्लियर पॉइंट, इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रेजरी बिल। अब अगर हम बात करें बेटा कमर्शियल पेपर की, तो बच्चे कमर्शियल पेपर के बारे में बोला गया है कि ये अल्पकालीन और असुरक्षित
प्रोमिसरी नोट है बेटा, ये सुरक्षित नहीं है, ध्यान रखना। जैसे हमारा ट्रेजेबल, क्योंकि सरकार इश्यू कर रही है तो वो सुरक्षित है, वहां पे आपको पैसा मिलने की गारंटी होती है। लेकिन अगर हम कमर्शियल पेपर की बात करें, सीपी की बात करें, तो बेटा ये असुरक्षित है, ठीक है, जिसको हम प्रोमिसरी नोट कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि ये इश्यू कौन करता है, ये बेटा अच्छी साख वाली कंपनियां अपने अल्पकालीन, मौसमी या कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए जारी करती हैं। मतलब एक ऐसी कंपनी है जिनकी गुडविल बहुत अच्छी है, मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, वो अपने उनको कम अल्पकालीन मतलब कि कम समय के लिए उनको जो पैसा चाहिए होता है। मौसमी का मतलब होता है कि अगर बाई चांस अगर उनका जो काम है वो मौसम के हिसाब से चलता है, वेदर के अकॉर्डिंग चलता है, तो उसे हम बोलते हैं मौसमी रिक्वायरमेंट है कि गर्मियों का टाइम आ गया और हम गर्मियों का ही कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो भैया उसको हम बोलते हैं मौसमी रिक्वायरमेंट आ गई हमें पैसे की, या कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हो गई, उसके लिए इशू किया जाता है। अब बात आ जाती है बेटा कमर्शियल पेपर कितने दिनों के लिए इशू किया जाता है, तो लिखा है 15 दिन से 12 महीने तक ये जारी किया जा सकता है, ठीक है। नॉर्मली तो इसको डिस्काउंट पे इशू करते हैं, जैसे 100 रुपए का है तो हमने 80 रुपए का इशू कर दिया, और हमने ये प्रॉमिस कर दिया कि भैया 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी आप आओगे पैसा लेने के लिए तो आप हमसे 100 रुपए ले लेना, तो अल्टीमेटली सामने वाले को 20 रुपए का फायदा हो गया। या फिर कभी कभी हम इसको निश्चित ब्याज दर पर भी जारी कर देते हैं कि भैया अगर आप हमें 100 रुपए दोगे तो हम आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट दे देंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया बेटा दो। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो है हमारा कॉल मनी, मांग मुद्रा, अल्प सूचना ऋण भी कहते हैं हम इसे, कॉल लोन भी कहते हैं हम कई बार इसे। इसमें बेटा आपको ये देखना है कि कॉल मनी उसको कहा जाता है कि जिसका भुगतान ऋणी चाहे जिसने लोन ले रखा हो या जिसने लोन दे रखा हो, दोनों की इच्छा के ऊपर होता है। कि अगर लेट्स सपोज कि मैं SBI हूं और मैंने HDFC को अगर 100 करोड़ रुपए दिए हुए हैं, अब ऐसे में भुगतान अगर मुझे पैसा वापस लेना है तो दो तरीके से होगा। या तो मैं उसको बोल दूं कि भाई मुझे पैसा वापस कर दो, तब वो 1-2 दिन का टाइम लेगा या जो भी लगेगा फिर वो मुझे दे देगा। या फिर HDFC बोल दे कि भैया अब अपना पैसा ले लो, बहुत दिन हो गए। तो यहाँ पे जब भुगतान की अगर हम बात करें तो मेरा भुगतान दोनों में से कोई भी पार्टी बोल सकती है, जैसे बोलेगी वैसे भुगतान हो जाएगा। इसी वजह से इसको कॉल मनी कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपने अपने दोस्त को पैसा दे रखा है, अब वो पैसा वापस कब आएगा, दो कंडीशन में, या तो आप खुद बोल दो कि पैसा दे दे, या फिर वो आपका दोस्त बोल दे कि भाई अपना पैसा ले जा, ठीक है। क्योंकि कॉल मनी इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे आप बोलते हो वैसे आपको पैसा मिल जाता है। अगर हम बात करें तो बेटा इसकी अवधि होती है 1 दिन से लेकर 15 दिनों तक की इसकी अवधि होती है बेटा। इसको बेटा सर्वाधिक तरल कहा जाता है क्योंकि एक तरह से ये नकदी के बराबर भी होता है, क्योंकि जैसे आप बोलोगे वैसे आपको पैसा मिल जाएगा। अब इसका प्रयोग करता कौन है कॉल मनी का, तो बेटा ये हमारे जो कमर्शियल जो बैंक होते हैं बेटा वो करते हैं, एक दूसरे से उधार लेते हैं। ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो एक दूसरे से कॉल मनी के रूप में पैसा लेते रहते हैं। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक जो CRR जो उन्होंने डिसाइड की हुई है कि भाई CRR में इतना पैसा होना चाहिए, इस हिसाब से उसको मेंटेन करने के लिए वो एक दूसरे से उधार लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि कमर्शियल बैंक जो है वही कॉल मनी का यूज करते हैं। इसकी जो अवधि है बेटा वो 1 दिन से 15 दिन तक की है, ठीक है। तो ये हमारा बेटा क्या हो गया बेटा, कॉल मनी हो गया। क्या हो गया बच्चे, कॉल मनी हो गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट बेटा, तो बेटा पढ़ने के लिए तो बेटा बहुत सारी चीजें हैं, आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन मेरा काम था आपको कम समय में समझा देना, तो वो मैंने समझा दिया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स या CD हम जिसे कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की, तो बेटा इसमें बताया गया है कि ये बेटा एक नेगोशिएबल प्रपत्र है। और अगर हम बात करें कि बेटा इसकी एंडोर्समेंट आप कर सकते हो, आप इसको क्या कहते हैं हस्तांतरण कर सकते हो, किसी और को दे सकते हो। अगर बात करें बेटा निर्गमन की, तो लिखा है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है बेटा वो इसको निर्गमित करते हैं। और किसको निर्गमित करते हैं, वो बेटा क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे कि निर्गमन जो है बेटा शेड्यूल कमर्शियल बैंक तथा भारतीय वित्तीय संस्था, चाहे वो IDBI हो, चाहे वो IFCI हो, ICICI हो, SIDBI हो तथा एक्सिम बैंक द्वारा इनको निर्गमित किया जाता है। ये लोग इसको जारी करते हैं। और आगे लिखा है कि बेटा ये जारी किसको किया जाता है, ये किया जाता है इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन, कंपनी, कॉर्पोरेशन, इनको ये दिया जाता है।
अगर हम बात करें फेस वैल्यू तो बेटा इसकी जो प्रिंटेड वैल्यू होती है वो कम से कम 5 लाख होती है। अब जो भी इसको लेता है वो कम से कम 25 लाख रुपए का उसको लेना पड़ेगा। बात करें कि कितने टाइम पीरियड के लिए, तो बेटा 91 दिन से लेकर 1 साल तक की अवधि इनकी होती है। और ये भी बोला है कि भाई जब हम इसको निर्गमित करते हैं सर्टिफिकेट और डिपॉजिट्स को, तो बेटा वो कटौती पर होता है, डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। दूसरी बात कि 45 दिन के बाद हम इसको किसी को भी एंडोर्स कर सकते हैं, किसी को भी हस्तांतरित कर सकते हैं। और साथ में इसकी जो फेस वैल्यू होती है इसके ऊपर बेटा स्टैंप ड्यूटी लगी होती है। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, मैंने आप ही के फायदे के लिए ये सारी चीजें बेटा अंडरलाइन की हुई है। ठीक है, आप इसको पॉइंट्स बना के आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा वाणिज्य बिल, कमर्शियल बिल। बेटा बहुत ही ज्यादा आसान जो टॉपिक है, ऑलरेडी ये आपने पढ़ा भी है अकाउंटेंसी में। ये आपका 11th क्लास का था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसी को कमर्शियल बिल कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी दिया आपके लिए, बीआर और बीपी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल लिखा है। विनिमय साध्य प्रपत्र है, ये आप एंडोर्स कर सकते हो, हस्तांतरित कर सकते हो, मतलब किसी को दे सकते हो। ये और ये उधार बिक्री के लिए जारी किया जाता है। इसमें जैसे कि आपने पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए कि विक्रेता लिखता है और क्रेता उसको स्वीकार करता है। देन वही सारी चीजें हैं बेटा जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। और आप इसको बैंक से डिस्काउंट भी करा सकते हो अगर आपको पैसा चाहिए हो। और ये नॉर्मली 90 दिनों के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये था बेटा पूरा हमारा मुद्रा बाजार। और इसके अंदर जितनी भी चीजें की जाती है, जितनी प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में डिफरेंशिएट करना। टॉपिक बहुत अच्छा है बच्चे। टॉपिक भागीदारी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन आता है, तो भाई कैपिटल मार्केट में आपका वित्तीय संस्थाएं, बैंक, कंपनियां, विदेशी निवेशक और साधारण नॉर्मल आपकी पब्लिक आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें बेटा मनी मार्केट की, तो नॉर्मली यहाँ पे ध्यान रखना वित्तीय संस्थाएं हैं, रिजर्व बैंक है और नॉर्मल जो बैंक होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय कंपनियां इसके मुख्य भागीदार हैं। व्यवहार किए जाने वाले प्रपत्र कौन कौन से हैं, इसमें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, यहाँ पे आपका जो अभी तक हमने पढ़ा कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। विनियोग की राशि अगर हम देखें तो बेटा यहाँ पे लिखा है प्राय इन प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य कम होता है, जैसे 10 रुपये हो गया एक शेयर का, 100 रुपये हो गया एक शेयर का। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो बेटा इसमें लिखा है न्यूनतम राशि ही 10 करोड़ रुपए है, न्यूनतम राशि। तो इसी वजह से जो स्कैम हुआ था, जो मतलब हर्षद मेहता का जो वेब सीरीज है, उसमें वो यहाँ से शिफ्ट हो जाता है मनी मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम राशि 10 करोड़ है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा गेम वो खेल सकता था, इस वजह से यहाँ पे वो ट्रांसफर हुआ। अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, तो लिखा है इसका संबंध 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए है, क्योंकि भाई पूंजी बाजार आप दीर्घकालीन के लिए आप यहाँ पे गेम खेलते हो। यहाँ पे जो सिक्योरिटीज आप परचेज करते हो, लेते हो, शेयर डिवेंचर्स, आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो। अगर हम मुद्रा बाजार की बात करें तो बेटा ये कम समय के लिए होता है, ये 1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक भी होता है। कॉल मनी आपने सुना था, वो 1 दिन के लिए भी होती है बेटा कॉल मनी। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा तरलता लिक्विडिटी की, तो बेटा लिक्विडिटी इसमें कम है, इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर 1 दिन के लिए अगर आप लेन देन कर रहे हो तो सोचो 1 दिन सुबह लिया, शाम को आपको पैसा मिल गया, राइट। तो ये इसमें लिक्विडिटी आपकी बहुत ज्यादा होती है, इसमें लिक्विडिटी आपकी बहुत कम होती है। ठीक है, अब बात हम करेंगे बेटा डायरेक्ट सेबी की, और सेबी के हमें देखनी है बेटा ये रे सेबी का मीनिंग चलो देख लेते हैं एक बार, और बाकी सारी इतनी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा सेबी के कार्य देखेंगे बेटा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए रहेगा, और उसके बाद फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं बेटा सेबी का मीनिंग क्या है। लेकिन सेबी का मीनिंग पता करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। ये देखो फोटो भी है, कितनी प्यारी फोटो है। लेकिन एक चीज मैं आपको बेटा बता देता हूँ कि सेबी देखो होता क्या है कि जब शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे अलग अलग कंपनियां हैं, सभी डील कर रही है पब्लिक के साथ, शेयर इश्यू करना, डिबेंचर इश्यू करना। लोग जो पहले से इश्यू है उनको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, प्राइस के हिसाब से, किसी का प्राइस ऊपर गया नीचे गया, उस हिसाब से आप शेयर परचेज कर रहे हो। यहाँ पर सेबी को नजर रखनी होती है कि कहीं कोई गलत चीज तो नहीं हो रही, कहीं किसी शेयर्स पर्टिकुलर किसी शेयर्स का जो प्राइस है वो मैनिपुलेट हो रहा है, आर्टिफिशियल तरीके से वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें सेबी चेक करता है। तो जरा एक बार मीनिंग समझ लेते हैं कि सेबी का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मीनिंग है क्या। सेबी
किसने बनाया है, वो ऐसी जो बॉडी है वो भैया किसने दी है। शेयर बाजार से अभिप्राय एक ऐसे संगठित बाजार से जहां कंपनियां सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्गमित की गई प्रतिभूतियां मतलब शेयर डिबेंचर्स का क्रय विक्रय किया जाता है। प्रतिभूतियों के अंतर्गत अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड आदि को सम्मिलित किया जाता है। शेयर बाजार का मीनिंग, अब यहाँ पे सेबी 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 कहाँ है भैया हमारे, सेबी जी कहाँ है हमारे, सेबी जी कहाँ है हमारे, हाँ मिल गया। शेयर बाजार का मीनिंग हमने यहाँ पे पढ़ लिया गलती से। अब हम सेबी के बारे में पढ़ लेते हैं। शेयर बाजार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होता है। इसके माध्यम से प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए शेयर बाजार की क्रियाओं को नियंत्रित किया जाना अति आवश्यक है। इसी बात का ध्यान रखते हुए पूंजी निर्गमन नियंत्रण अधिनियम 1947 लागू किया गया, लेकिन यह अधिनियम शेयर बाजार पर पूर्ण नियंत्रण करने में असफल रहा। मतलब सेबी से पहले भी एक संस्था बनाई गई थी, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947, जो नहीं कंट्रोल कर पाया। इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1992 में इसके स्थान पर भारतीय प्रतिभूति 1992 बेटा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की स्थापना की गई। तो ये क्या करती है, ये कंट्रोल करती है जो भी क्रियाएं की जाती है सेल परचेज करने में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा कि रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वो बना रहे भाई, रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स, भाई जो इन्वेस्टर्स हैं उनका प्रोटेक्शन। चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग, तो अगर अंदर आंतरिक कोई भी ट्रेडिंग हो रही है, कोई भी अगर दिमाग चल रहा है किसी इंसान का, खुराफाती इंसान का, तो उसके बारे में चेक करती है। कंट्रोल ओवर ब्रोकर्स, और जो दलाल होते हैं जिनके थ्रू आप शेयर्स खरीदते बेचते हो उनके ऊपर बेटा ये कंट्रोल करती है। ठीक है, अब मेन जो मैंने आपको बताया था बेटा, इसके जो फंक्शंस हैं, फंक्शन इसके 3 तरीके के हैं। पहला जो इसका काम है बेटा वो है संरक्षात्मक कार्य, प्रोटेक्टिव फंक्शंस। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिभूति बाजार से संबंधित अनुसूचित व्यवहार, जैसे निवेशकों को धोखा देने के लिए मिथ्या विवरण जारी करना, उसको रोकना। कई बार ब्रोकर्स क्या होते हैं कि वो अपने फायदे के लिए, अपने कमीशन बनाने के लिए आपको ऐसे शेयर्स के बारे में बोल देते हैं जिनका फ्यूचर कुछ नहीं है बट उनका कमीशन उसमें ज्यादा है, और आपको अच्छे स्टॉक से वो दूर रखते हैं। तो इसमें वो क्या करते हैं कि जो खराब स्टॉक है उनके बारे में कई बार वो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू कर देते हैं, जिसको आप बोल सकते हो कि भैया अनुचित व्यवहार कहना या मिथ्या विवरण देना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो है वो गलत उन्होंने की है उन शेयर्स की, और आप उनकी बातों में आ जाते हो। तो इन सब चीजों से बचाना। सेकंड पॉइंट बेटा क्या है इसका, प्रतिभूतियों में आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना। आंतरिक ट्रेडिंग का अर्थ कंपनी की गुप्त जानकारी रखने वाले व्यक्तियों द्वारा गुप्त सूचनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज है कि यहाँ पे संचालक प्रवर्तक ये सारी चीजें होती है बेटा। कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनको बिजनेस के बारे में पता होता है, जैसे बिजनेस में स्ट्राइक होने वाली है या बिजनेस लोन नहीं चुका पाएगी जिस भी बैंक से लिया है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये सारी बातें बिजनेस के अंदर जो पर्सन होता है, ये मेनली वो लोग होते हैं जो बड़े लेवल पे जो वहां पे काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में उनको पता होता है कि शेयर्स यहाँ पे डाउन होने वाला है, और अगर उन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं तो वो उनको बेच देते हैं उसी टाइम, ताकि उनको नुकसान नहीं होता। या दूसरा तरीका देखो, तो अगर कहीं से ये वाली बात पता चल जाए उनको कि जो कंपनी है वो आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाने वाली है, या किसी बड़ी कंपनी से उसका टाई अप होने वाला है, मतलब किसी भी कंडीशन में उनको कुछ ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाएगी आने वाले 5 या 10 सालों में, ऐसे में वो क्या करते हैं, वो शेयर्स खरीदना शुरू कर देते हैं उस कंपनी के। या दूसरा भी बोल सकते हैं, हमें एक एग्जांपल लेना है समझने के लिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो आप ये एग्जांपल ले सकते हो। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि वो इंटरनल काम कर रहे हैं, उनको पता है कि भैया बिजनेस की इंटरनल हेल्थ कैसी है, अच्छी है, तो वो शेयर्स और खरीद लेंगे उसी कंपनी के, या
अपने रिलेटिव्स को बोल देंगे खरीदने के लिए, और अगर उनकी इंटरनल अगर हेल्थ अगर खराब है बिजनेस की तो वो उसको बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इनको ना एक एडवांटेज मिल जाता है। अब बाहर जो लोग बैठे हैं उनको तो नहीं पता बिजनेस के बारे में कि भाई बिजनेस की हेल्थ कैसी है। थर्ड पॉइंट, निवेशकों की प्रतिभूतियों में व्यवहार संबंधी शिक्षा का प्रदान करना। अच्छा, एक चीज और, आप ये बोल सकते हो कि सर इंटरनेट पे बैलेंस शीट आ जाती है, कैश फ्लो आ जाता है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी आ जाती है उनकी, तो वहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं। बट चलो ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन ये अकाउंटिंग की आपने एक लिमिटेशन पड़ी होगी कि वो क्वालिटेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं उसको वो नजरअंदाज कर देता है। सो जरूरी नहीं है कि कंपनी में पैसा बहुत अच्छा है, असेट्स बहुत अच्छी है तो वो ग्रो करेगी। डिपेंड करता है उस इंसान के ऊपर भी जो उस कंपनी को चला रहा है, उसके अंदर कितनी गट्स है, उसका दिमाग किस लेवल पे है। कोई एक ऐसा इंसान होता है, जैसे रतन टाटा की हम बात कर लेते हैं, तो उन्होंने टाटा कंपनी के बारे में कहा जाता था कि भाई टाटा कंपनी सिर्फ ट्रक बनाने के लिए है, कार बनाने के लिए नहीं है। लेकिन उस इंसान के अंदर ये जज्बा था या कुछ भी कह लो कि उनको जुनून है, या उनका माइंड इतना अच्छा है, दूर सोचने की शक्ति उनकी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने जैगुआर भी खरीदी। ठीक है, और आई थिंक लैंड रोवर भी खरीदी है शायद, वो भी खरीदी, और प्लस अपनी टाटा की कारें उन्होंने इतनी अच्छी निकाली है और भी निकालेंगे वो। जिस कंपनी को कहा जाता था कि वो कार नहीं बना सकती, वो कंपनी अब कार बहुत अच्छी बना रही है। राइट, तो ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते। थर्ड पॉइंट, निवेशकों को प्रतिभूतियों में व्यवहार संबंधी शिक्षा प्रदान करना। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भाई सिक्योरिटी से रिलेटेड उनको एजुकेशन उनको दी जाती है, उनको बताया जाता है सारी चीजों के बारे में, उनको ज्ञान दिया जाता है। प्रतिभूति बाजार से संबंधित, फोर्थ पॉइंट, प्रतिभूति बाजार से संबंधित आचार संहिता लागू कराना या लागू करना। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है, किस तरह से काम किया जाना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लगाना। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो है हमारा रेगुलेटरी फंक्शन, संचालन संबंधी कार्य। तो इसमें 6 कार्य उन्होंने बताए हुए हैं। पहला कार्य है बेटा शेयर बाजारों में किए जाने वाले वेबसाइट का संचालन कराना, ब्रोकर्स, उप ब्रोकर, हस्तांतरण एजेंट, मर्चेंट बैंक, अभिगोप आदि का रजिस्ट्रेशन कराना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन एवं संचालन करना, वेंचर कैपिटल फंड का रजिस्ट्रेशन एवं संचालन करना, सामूहिक विनियोग स्कीम जैसे म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन एवं संचालन करना। ये सारे के सारे काम सेबी के अंदर ही होते हैं। शेयर बाजारों के ऑडिट कराना, ठीक है, तो ये सारा काम सेबी कराता है। अब लास्ट जो है बेटा वो है विकास संबंधी कार्य। बच्चे विकास संबंधी कार्य में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि मध्यस्थ जो होते हैं को प्रशिक्षण देना, जिसमें हम मध्यस्थों में शेयर दलाल, उपदलाल, अंश हस्तांतरण एजेंट, निर्गमन रजिस्ट्रारों, मर्चेंट बैंकों, पोर्टफोलियो प्रबंधकों आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो जो इंटरमीडिएट होते हैं बेटा उनको प्रशिक्षण देते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ये सेबी ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा लोचशील दृष्टिकोण अपनाकर पूंजी बाजार का विकास करना। लोचशील का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं कि एक रूल आप अगर आपने बना लिया तो उसी को या फॉलो करते रहोगे, चाहे मार्केट की कितनी भी गंदी कंडीशन क्यों ना हो जाए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, आपको जो ठीक लगता है समय के हिसाब से आप वो चीज अपना सकते हो। थर्ड पॉइंट बेटा लास्ट शोध कार्य करना तथा पूंजी बाजार के सभी पक्षकारों की सुविधा के लिए विभिन्न सूचनाओं को प्रकाशित करना। ठीक, जो शोध कार्य करते हैं, जो रिसर्च करते हैं पूंजी बाजार के लिए, अब जब पूंजी बाजार के कोई पक्ष हो सकता है, इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, जो क्या कहते हैं जो शेयर इशू कर रहे हैं वो हो सकते हैं, ब्रोकर्स हो सकते हैं, कोई भी लोग हो सकते हैं, उन सभी के लिए वो क्या करते हैं सूचनाओं को प्रकाशित करते रहते हैं टाइम टाइम पे। ठीक है, तो बेटा ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम करता है बेटा सेबी, और सेबी की एक काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करनी है। प्लस ये आपका केस स्टडी में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई थिंक अभी तक तो मैंने आपको बेटा इतना बता दिया है, काफी है। देन उसके बाद फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करने ही चाहिए,
फिर वो भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें बच्चे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरा लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और दूसरी बात, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आर के सिंगला जो बुक है बेटा, ये वाली जो बुक है हमारी, इसका PDF जो है वो उसका लिंक सेंड करना। बेटा वो पॉसिबल नहीं है, वो मैं नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि आप ढूंढो तो वो अलग बात हो जाएगी, बट मैं नहीं दे पाऊंगा ये। उसके पीछे का रीजन है कि बेटा ये जो किताब है ये बेटा किसी पर्सन ने बनाई है और ये पैसों में आती है, फ्री में नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसे में अगर मैं लिंक कहीं से प्रोवाइड कराता हूँ, वैसे तो मेरे पास है नहीं, बट अगर मैं कहीं से लिंक प्रोवाइड कराता हूँ तो वो गलत चीज होगी, वो इलीगल हो जाएगा। क्योंकि जो पैसे देके खरीदते हो वो अगर कोई फ्री में आपको देने लग जाए तो अल्टीमेटली बेटा ये कंपनी केस कर देगी उसके ऊपर। सो ये चीज मैं नहीं दे सकता। आप खुद ही यूट्यूब पे या किसी भी तरीके से इंटरनेट पे सर्च कर लो भैया, मुझे नहीं पता ये कहाँ से मिलती है। मैंने खुद ये बच्चे से ली हुई है, अपने एक स्टूडेंट से, तो उसी की बुक को मैं यहाँ पे लेके आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम बेटा मैसेज मत करना वो बुक के लिए, क्योंकि मेरे को लिंक नहीं पता कि है कहाँ पर, और ये मिलती भी है कि नहीं मिलती मुझे ये भी नहीं पता, राइट। मुझे कंफर्म नहीं है बच्चे कि ये मिलती ही होगी, ठीक है। तो आप खुद से एक बार चेक कर लेना। प्लस नोट्स अगर चाहिए तो भाई पेड है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, लास्ट टाइम चल रहा है। तो बेटा 100 रुपीज में आपको पूरी बुक के बेटा आपको नोट्स मिल जाएंगे बच्चे। यहाँ पे 100 रुपीज में बेटा नोट्स पूरी बुक के आपको हिंदी मीडियम में, ठीक है, PDF रूप में आपको मिल जाएंगे बेटा। तो अगर आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको पेटीएम या फोन पे आप कर सकते हो, देन आपको पूरी बुक के आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे।